Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 4 articles. पहले आर्टिकल में इंटरनेशनल रिलेशन में हम डिस्कस करेंगे इटली और इंडिया के रिलेशन, देन इंडिया एंड साउथ कोरिया के रिलेशन, देन पॉलिटी में 2 जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी है दैट इज इंडो पैसिफिक के बारे में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इटली यूरोपियन यूनियन में हमारा 4th लार्जेस्ट पार्टनर है। साथ के साथ इसके साथ हम 15 से 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं आए साल, एंड हम चाहते हैं कि भाई ये ट्रेड जो है 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए बाय 2029। तो इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो इसी कारण से हमने अभी स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इनके साथ साइन की है। ओवरऑल जो रिलेशन है इसको गाइड करेगा इंडिया इटली ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान जो 2025 से 2029 के लिए अभी एक्टिव है। अब यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप है, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो 2023 में साइन की थी उसको फर्दर एडवांस करती है। अब इस पार्टनरशिप में हमने फोकस किया इंडो मैरीटाइम कनेक्शन के ऊपर। देखो, अगर आप देखें बाब अल मंडब स्ट्रेट एंड आपका जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, ये दोनों वाइटल लिंक हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडियन ओशन और मेडिटेरियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी को पता होगा, स्विस कैनाल के थ्रू हम रेड सी से कनेक्ट करते हैं। अब ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो यूरोप को कहीं ना कहीं एशिया से कनेक्ट करता है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से अभी ये जो पार्टनरशिप है ये फोकस कर रही है कि कैसे इंडियन एंड मेडिटेरियन सी के अंदर हम कहीं ना कहीं पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सके। अब इसमें आप इंडिया का आईमैक प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। आईमैक क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन वाइटल लिंक्स के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। तो इटली ने इसको सपोर्ट किया अभी रिसेंट टाइम में, एंड साथ के साथ हमारी जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात की है इटली ने। अब जैसा मैंने आपको कहा कि भाई हम 20 बिलियन डॉलर की ट्रेड करना चाहते हैं बाय 2029 तक, तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहीं ना कहीं इसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अभी तक इन्होंने 3.6 बिलियन डॉलर की इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की, बट खासकर ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर आई है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आई है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आई है। वैसे हमने क्रिटिकल मिनरल्स को लेके भी इनके साथ एक 2026 के अंदर एक पार्टनरशिप अभी साइन की है। तो यहाँ पे एमओयू ये फोकस करता है सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, जहां पर खासकर लिथियम एंड कोबाल्ट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की बात की जाए तो को प्रोडक्शन ज्वाइंट आर&डी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एंड एडिशनली हम मरीन टाइम डोमेन के अंदर यहाँ पे मल्टी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, जैसे मिलान, ऐसे पास एक्स ड्रिल करके एक बायलैटरल एक्सरसाइज भी आपस में कंडक्ट करेंगे। वैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात की जाए तो लगभग 50,000 भारतीय सोल्जर्स इटली की फ्रीडम के लिए लड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और इनमें 6 विक्टोरिया क्रॉसेस हमें यहाँ पे मिले थे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बूस्ट करेंगे, जहां पर इंडो इटालियन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जहां एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एआई को ह्यूमन सेंट्रिक बनाने के ऊपर हमारा फोकस है, जैसे हमारा मानव अप्रोच है, तो ऐसे ही इनकी भी ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड एल्गोरिदम के ऊपर फोकस है, एथिक्स के ऊपर फोकस है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब यूरोप के अंदर हमारा डायस्पोरा तो बहुत है, बट इटली वन ऑफ द लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटी को होस्ट करता है। खासकर अगर हम बात करें तो इनके लिए ये वर्कफोर्स का काम करता है मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में एंड सर्विस सेक्टर में। मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी अभी हमने साइन किए, जहां पे इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल खासकर नर्सेज इटली में इजिली मूव कर सकेंगे। वैसे आयुर्वेद को भी यहाँ पर आपस में कॉपरेशन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो कहते हैं कि जो डिफेंस रोड मैप जो है इसमें नेवल हार्डवेयर के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं हमें ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऊपर, मरीन टाइम आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस करना होगा। आईमैक्स सिर्फ अभी बातों में हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये इंश्योर करना होगा ये रियलिटी बन सके। और साथ में यहाँ पे जैसे जो मेथी प्लान था हमारा, वहां पर हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट पब्लिक हेल्थ और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अफ्रीका के अंदर साथ में मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
वैसे मरीन टाइम सिक्योरिटी के लिए भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत ज़रूरी है, एंड स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के कॉन्फ्लिक्ट को लेके दोनों ही कंट्रीज ने इस बात को कहा है। तो याद रखना कि अभी हमें जियोपॉलिटिक्स में क्यों इसका रेलेवेंस देखने को मिलता है। सभी कंट्रीज जियोपॉलिटिकल एंड डिरिस्किंग के ऊपर, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने बड़े और अच्छे पार्टनर्स हों हमारे साथ। रेगुलेटरी जो माइग्रेशन है, यानी जो माइग्रेशन है उसको रेगुलेटेड वे में प्रमोट करना, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, खासकर नर्सिंग के लिए। एंड मोर ओवर जो यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कहीं ना कहीं ये जो हमारी प्रॉब्लम है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, उसको सॉल्व करने में ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एंटी टेरर फाइनेंसिंग के अंदर जो हमें सपोर्ट चाहिए ग्लोबल लेवल पे, उसमें इटली का रोल काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखने। अब इसके रिगार्डिंग ये आपका मेंस का और प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं साउथ कोरिया के साथ इंडिया की रिलेशन की। अभी रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे साउथ कोरिया, एंड यहाँ पे ये अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं इंडिया की एक्टिव पॉलिसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब हम एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं। जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद से हमारे इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन तो नहीं रहे। 1973 में हमारे डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हुए थे, बिकॉज हम यूएसएसआर के साथ ज़्यादा क्लोज थे और ये यूएस के साथ। बट उसके बाद से हमारे यहाँ पर इनका जो प्रेजेंस है काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कहते हैं हमारे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। 48 सीई में यहाँ पर किंग किम सूरो हुआ करते थे। इन्होंने क्वीन सूरी रत्ना के साथ शादी की थी। ये एक्चुअल में जो प्रिंसेस है ये अयोध्या से थी, तो तब से हमारे टाइज हैं आपस में। कहते हैं कि वैसे जब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस समय कोरियन वॉर के टाइम पे हमने 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस को प्लेस किया था एंड न्यूट्रल नेशन रिप्रेजेंटेशन का काम किया था यहाँ पे, कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। अभी अगर हम बात करें तो काफ़ी सालों से हम एक इस पॉलिसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बट इंडो पैसिफिक ओशन में हमारे जो गोल्स हैं वो काफ़ी अलाइन करते हैं। तो कहते हैं अभी इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है हमारे साथ $27 बिलियन की है, बट हम ट्रेड डेफिसिट में। अगर देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है $5.8 बिलियन की, एंड इंपोर्ट ज़्यादा करता है 21 सम अदर $0.2 बिलियन के आसपास। तो कहते हैं कि भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हमारे को थोड़ा घाटा हो रहा है, बट यस अगर आप देखेंगे तो इनकी बहुत सारी कंपनी जैसे सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी, ये हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं। तो कहते हैं कि भाई अब गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि आने वाले समय में इसे $50 बिलियन तक हम लेके जाएं बाय 2030। तो यहाँ पे एक डिजिटल ब्रिज के ऊपर हमें फोकस करना होगा। चाइना प्लस स्ट्रैटेजी हमारी हमेशा से, तो इंडिया एंड कोरिया डिजिटल ब्रिज का काम कर सकते हैं, जहाँ पे इनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। शिप बिल्डिंग में अगर बात की तो वर्ल्ड लीडिंग शिप बिल्डर्स में से एक है आपका साउथ कोरिया, एंड कहीं ना कहीं इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। वैसे डिफेंस को प्रोडक्शन में हमने K9 वज्र टी हुइट्जर को ऑलरेडी बिल्ड किया है, तो आने वाले समय में हम और भी हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो कहते हैं कि भी इंडो पैसिफिक में हमारी अलाइनमेंट जो कि चाइना को लेके दोनों की सेम है। फिर डिफेंस साइबर कॉपरेशन के ऊपर हमारा फोकस है। मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज यहाँ पर हुआ करेगी, एंड मोर ओवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिससे इंडिया के अंदर रोजगार पैदा हो सके। तो डोमेस्टिक को डेवलपमेंट, वन टाइम सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, लॉजिस्टिक एंड मिलिट्री एक्सचेंजेस, ये कुछ ऐसे एरियाज रहने वाले हैं आने वाले सालों में जहां पर हम एक दूसरे के साथ फोकस करेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक रिमार्क दिया जिसमें कुछ आप कह सकते हो कि जो फेक डिग्रीज वाले हैं उनको कहा कॉकरोच या पैरासाइट। तो क्या ये एक्चुअल में ठीक था? यहाँ पे ये कहा जाता है जुडिशियल ऑब्जर्वेशन, यानी ऑबिटर डिक्टा। अगर इसकी बात की जाए, जैसे आप किसी चीज को इलिस्ट्रेट कर रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो, तो जज काफी समय उसमें अपने पर्सनल रिमार्क भी डाल देते हैं। जैसे आप केस को सुन रहे हो और उसमें आपके रिटन जजमेंट का ये पार्ट नहीं है, बट बात कहते कहते बात को समझाते हुए आप कुछ अपने पर्सनल रिमार्क्स उसमें डाल देते हो। जैसे अगर आप कहते हो कि यहाँ पे ये जो चीज है वो बाइंडिंग नहीं है जजमेंट के तौर पे, बट यस अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए आपने कुछ कह दिया, तो ये कहा जाता है लैटिन वर्ड जो ये ऑबिटर डिक्टा है, ये कहते हैं थिंग्स सेड बाय द वे। अब यहाँ पे कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। आप
इस चीज को क्लैरिफाई भी करते हैं। तो ये इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट्स या क्लैरिफाइंग कॉन्टेक्स्ट आपका या हाईलाइट सिस्टमैटिक इशू, उस चीज को करते हुए कई बार भावनाओं में बह के कुछ पर्सनल रिमार्क्स कोई कर दे, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। तो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन यहां पर ये आते हैं। जजमेंट क्या होती है? जजमेंट वो होती है जो एक्चुअल में, जो जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टीज के बीच में केस था, उस पार्टी के केस को सॉल्व करते हुए जो एक्चुअल जुडिशियल वर्डिक्ट है उसे कहा जाता है जजमेंट। तो कहते हैं कि भाई ये एक्चुअल में आपकी केस की फाइनल आउटलाइन है, आउटकम है, जो कि लीगल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, एंड इसमें ये बाइंडिंग नेचर की होती है, एंड ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि राइट्स और लायबिलिटी ऑफ द पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। कहते हैं कि भाई यहाँ पे अभी ड्यूअल फेस ऑफ बेंच रिमार्क के ऊपर आप फोकस कीजिए। देखो कई बारी ऐसा होता है कि कुछ वाइटल और रिगरस और अनस्क्रिप्टेड प्रोसेसेस को आपको जजेस को फॉलो करना पड़ता है, ताकि वो दोनों पक्ष की बात को समझ सके। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मेरे सामने एक पक्ष है जो मर्डर केस के अंदर एक पर्सन को सजा दिलाना चाहता है, एक है जो उसमें उस पर्सन को बचाना चाहता है। तो अब मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी एक चीज की तरफ अपनी बायसनेस रखूं। तो इसमें ये जो आपके ड्यूअल फेसेस ऑफ बेंच रिमार्क जो होता है, इसमें ये कहा जाता है कि भाई आपको दोनों तरफ से सोचना होता है। बट इसमें कई बारी आप जो रिमार्क देते हो, तो वो लैंग्वेज उसमें जो यूज की जाती है, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं डीह्यूमनाइज हो जाती है, एंड इससे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के ऊपर असर भी पड़ता है एंड इंडिविजुअल के ऊपर भी असर पड़ता है। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर ये जो डीह्यूमनाइज लैंग्वेज यूज की कॉकरोच पैरासाइट की, तो रियल टाइम बेसिस पे जो सोशल मीडिया पे आपकी खबर फैल गई, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कुछ लोगों को तो कंटेक्स्ट भी नहीं पता कि एक्चुअल में किस कंटेक्स्ट में ये बात हुई थी। अगर आप वो जुडिशियल पूरी डिस्कशन को देखेंगे तो ऐसा कुछ ब्लेंडर वाला नहीं कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि भाई ये फेक जो PIL फाइल होती है, इसकी वजह से जुडिशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, उस कंटेक्स्ट में ये चीज कही गई थी। तो वो कंटेक्स्ट हटा के आपको सिर्फ कॉकरोच दिखाया गया। तो वो कॉकरोच वाली जो बात है, वो रियल टाइम मीडिया जो है, कहीं ना कहीं आप ये जो सोशल मीडिया पे जो ये थंबनेल वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कि भाई थंबनेल लगा दिया और उसके बाद अपनी वीडियो वायरल कर दी, तो वो उन लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे आप ये कह सकते हो बात को बढ़ा दिया। अब इसमें जज साहब को खुद एक दिन बाद भोपाल में शायद वो थे, किसी चीज को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया कि मैंने फेक डिग्रीज वालों के लिए ये कहा। तो वहां पर आपको क्लेरिफाई करना पड़ता है, बट अगेन इंस्टीट्यूशनल इमेज तो इससे डैमेज हो गई। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे जस्टिस बेंजिम कार्डोजो जो है, इनकी बात का आप ध्यान रखें। इन्फॉर्म्ड बाय द ट्रेडिशन एंड डिसिप्लिन बाय द सिस्टम, कि भाई आपने जो चीज कहनी है वो ट्रेडिशन, यानी जो आपकी जो गरिमा है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके विद इन करना चाहिए। एंड अगर आप किसी को डिसिप्लिन करना चाहते हो तो वो बाय द रूल होना चाहिए, आप ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी कह दे। तो इस चीज के ऊपर हमें थोड़ा यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एंड विजय भास्कर स्टैंडर्ड्स को हमें यहाँ पर 2021 की जजमेंट को फॉलो करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को कहा कि भैया आप कोविड-19 के सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको तो मर्डर चार्जेस के रिमार्क वहां पर उनको दिया था। तो कहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये जो प्रोसेस है, ये ठीक नहीं है। इससे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में लोगों की जो ट्रस्ट है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप जो चीजें हैं उसको ठीक कीजिए, जैसे बिहेवियरल रिस्ट्रेंट आप कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए। बेंगलुरु आपकी एक लाइक प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप डिजिटल एरा के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडाप्ट कीजिए, ताकि लोग जैसे कोर्ट्स की जो डिस्कशंस है उसे जैसे लाइव देखेंगे तो उन्हें कंटेक्स्ट भी पता लगेगा। तो वैसी चीजें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। अब बात करते हैं जुडिशरी के एक और एस्पेक्ट की, ये मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं जस्टिस सिस्टम की। तो देखिए इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो सेंटर और स्टेट लॉ को आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह सभी कोर्ट इंप्लीमेंट करते हैं। कहते हैं कि भाई आर्टिकल 21 हमें स्पीडी ट्रायल के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 39 क्लॉज ए आपकी बात करता है कि भाई अगर किसी पर्सन के पास पैसा नहीं है तो हम उसे फ्री लीगल एड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, एपिक्स कोर्ट है, ये अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो आपकी लाइक इस पूरे सिस्टम को हैंडल करते हैं, एंड ये जो भी जजमेंट देते हैं वो लीगली बाइंडिंग होती है आर्टिकल 141 के अंडर। अब इसके बाद हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टेट लेवल पे एपिक्स है,
हाई कोर्ट आपके रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटीज के अंदर आप ये कह सकते हो कि रिट्स वगैरह को या नॉर्मल आपके जो लाइक आप कह सकते हो स्टैट्यूटरी या आपके क्रिमिनल और सिविल केसेस को हैंडल करता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। क्रिमिनल साइड वाले को सेशन कोर्ट कहते हैं एंड सिविल साइड वाले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। दोनों की अपील कोर्ट ऑफ अपील आपका हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ अपील आपका सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हो आप। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो इन्हें भी एस्टैब्लिश किया गया ताकि एक ऑल्टरनेटिव हम एजुकेशन का मोड यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। क्वासी जुडिशियल बॉडी है जैसे एनजीटी, टाइम एंड अगेन डोमेन स्पेसिफिक हम कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करते हैं ताकि जुडिशरी के ऊपर वर्कलोड को कम कर सके। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप लोक अदालत की बात कर सकते हैं। लोक अदालत कहीं ना कहीं सेटलमेंट करवाता आउट ऑफ द कोर्ट। देन ग्राम न्यायालय भी विलेज लेवल पे आपके लाइक आप ये कह सकते हो कि कुछ केसेस को हैंडल करता है जो अफोर्डेबल एंड स्पीडी एक्सेस प्रोवाइड करता है जुडिशरी को। कहते हैं कि भाई अभी जुडिशरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और 85% केसेस जो है वो पेंडिंग है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सबऑर्डिनेट लेवल। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे मेजर एक प्रॉब्लम आती है कि भाई जुडिशरी में आपको अंडर स्टाफिंग एंड वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एंड सालों से ये कभी पूरी हुई नहीं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट ही बहुत स्लो है, इस वजह से जज टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत स्क्रूड है। जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग हमारे पास 15 जजेस हैं पर 10 लाख पॉपुलेशन के। कहते हैं कि भाई इतने कम जजेस के साथ आप इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते हो। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, जो सपोर्ट स्टाफ है वो उतना उनको मिल नहीं पाता है। तो कहते हैं कि भाई ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जजेस को क्लरिकल वर्क भी करना पड़ता है। एंड मॉडर्नाइजेशन की जा रही है बट वो सिस्टमैटिक नहीं है। मतलब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें, वैसा नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे ओवरबर्डन क्रिएट कर रही है। तो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा पुलिसिंग के ऊपर हम 80% हमारा पैसा खर्च करते हैं, जुडिशरी प्रिजन के ऊपर हमारा सिर्फ 20% पैसा खर्च होता है। अब बजट की बात की जाए तो सैलरी के ऊपर तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो बहुत खर्च करते हो पुलिस में, बट इसमें ट्रेनिंग के ऊपर फोरेंसिक के ऊपर आप मात्र 2.5% इन टोटल खर्च करते हो। जुडिशरी की बजट की बात की जाए तो कहते हैं कि भाई जुडिशरी आप देखें तो जजेस का नंबर ही कम है, तो कैसे आप यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो जस्टिस, और जिसकी वजह से लोगों के लिए जुडिशरी यानी जज आप ये कह सकते हो कि पूरे लीगल सिस्टम को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कहते हैं कि भाई आपको ये देखने को मिलता है कि भाई जो अंडर ट्रायल्स हैं इनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। अब 26 लाख लोग आप हमने अरेस्ट किए थे 2024 में एंड मेजॉरिटी इसमें मार्जिनल कम्युनिटी से हैं। एंड इसकी वजह से अब यहाँ पर क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये जेल के अंदर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और यही हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उनकी भी आप ये कह सकते हो कि वो 80 पैसा पर कैपिटा रिसीव करते हैं और इसमें भी वैकेंसी रहती है। तो इनके ह्यूमन राइट अगर वायलेट होते हैं तो उसमें भी हम कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाते। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए, तो कहते हैं एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए जहां पे जुडिशरी सिस्टम जुडिशियल सिस्टम और जो आपका पुलिसिंग सिस्टम है उन दोनों के बीच में बजटरी एलोकेशन को ठीक करना होगा। वैसे हमने टेली लॉ या न्याय बंधु स्कीम को लॉन्च किया है, ई कोर्ट मिशन को भी हमने लॉन्च किया है, मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम स्टेट पुलिस को भी। बट कहीं ना कहीं हमें अभी ये सोचना होगा कि कैसे हम रिकैलिब्रेट कर सके अपने एक्सपेंडिचर को। यहाँ पे इन्फोर्समेंट की जगह पे हम कैसे लीगल एड और प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो 30 से 40% जो वैकेंसी है कोर्ट्स के अंदर, प्रिजन्स के अंदर, ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, इन्हें तुरंत ही भरने की जरूरत है हमें। एंड यहाँ पे क्लरिकल फंक्शन के लिए लोअर कोर्ट्स के अंदर आप स्टाफ प्रोवाइड करो ताकि जजेस के ऊपर से क्लरिकल वर्क का जो बर्डन है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।